नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह फिर आपके सामने 2023 के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आज सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इसमें बताया गया है, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है, जिसका मेंजिफेरा संकेत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, एक शब्द दिया हुआ है, तो इसको मेंजिफेरा, ये शब्द क्या है यहाँ पर, मेंजिफेरा। तो जब इसका मेंजिफेरा इंडिका, ये आम का बॉटनिकल नेम है, और मेंजिफेरा में ध्यान रखना है, ये जो शब्द जो पहले लिखा जाता है इसको हम कहते हैं वंश, और जो बाद में लिखा जाता है इसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी ये तो हमारे लिए हो गया है क्या, जीनस, और ये हमारे लिए क्या हो गया है, स्पीशीज। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है, जिसका मेंजिफेरा ये जो संकेत है ये किसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर ये किसके लिए दिया गया है, जीनस के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, जीनस के। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 में। तो इसका आंसर आप सभी जान पाएंगे, द्विनाम पद्धति किसने दिया है। तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति दोस्तों जो दिया है वो किसने दिया है, पॉल लिनियस ने दिया। किसने दिया है, पॉल लिनियस ने दिया है। अरस्तु विज्ञान के जनक है। पॉल लिनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज की थी। जॉन रे जाति शब्द की सबसे पहले क्या खोज की थी, और अरस्तु का ही यहाँ पर एक शिष्य है जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस, जिसे बॉटनी का क्या कहा गया है, जनक कहा गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस पौधे में अपस्तानिक जड़ अनुपस्थित होती है। आपसे पूछा गया है किस पौधे में अपस्तानिक जड़ अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर जो मटर है, यहाँ पर दोस्तों जो मटर है, मटर का पौधा जो है, इस मटर के पौधे में ध्यान रखना आपके कौन सी जड़ नहीं पाई जाती, अपस्तानिक जड़ नहीं पाई। आगे बढ़ते हैं, सॉरी अनुपस्थित होती है या नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों। कौन सा रंजक या अभिरंजक, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रंजक या वर्णक की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है एक अभिरंजक के बारे में, यानी ऐसा रंग जिसके रंगने से हम लोग माइक्रोस्कोप में किसी भी माइक्रो चीज को आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है कौन सा अभिरंजक सामान्यतः पादप और उत्तक के अभिरंजक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको प्लांट टिश्यूज को देखना है, प्लांट टिश्यूज की इंटरनल संरचनाओं को देखना है, उसकी सेल की स्ट्रक्चर को देखना है, उसकी साइटोप्लाज्म, उसके केंद्र की, उसकी गुणसूत्रों की स्थिति को देखना है, तो आपको वहां पर एक अभिरंजक का क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अभिरंजक का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सेप्रोनाइन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर सेप्रोनाइन का प्रयोग करते हैं। एसिटोफॉर्मिन भी एक अभिरंजक है, कॉटन भी एक अभिरंजक है, ट्रोपोनिन भी एक अभिरंजक है, जिसके द्वारा हम किसी भी टिश्यूज को, या कहने का मतलब उसको रंगीन करके हम लोग आसानी से उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पादप उत्तक के लिए हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, सेप्रोनाइन का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। सभी अनाज किस परिवार के हैं, आपको बताना है सभी जो अनाज हैं वो किस परिवार में आते हैं। तो यहाँ पर अनाज जो है वो आपको दोस्तों पता है कौन से परिवार में आते हैं। तो यहाँ पर जो अनाज है पोवेसी कुल में आते हैं। कौन से कुल में आते हैं दोस्तों, पोवेसी कुल में। तो यहाँ पर पोवेसी कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है, देखो वाटसन क्रिक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि वाटसन एंड क्रिक जो है वो यहाँ पर डीएनए का जो द्विकुंडल मॉडल था, डीएनए का यहाँ पर जो द्विकुंडल मॉडल है उसके लिए क्या है, फेमस है। डीएनए का द्विकुंडल जो मॉडल है उसके लिए यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, ये फेमस वैज्ञानिक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, जैसे वाटसन एंड क्रिक का ये जो द्विकुंडल जो मॉडल दिया गया था, इस डीएनए के बारे में जो समझाया गया था
वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यहाँ पर समझाया है? तो यहाँ पर डीएनए की जो संरचना को जो समझाया था सबसे पहले, वो वाटसन एंड क्रिक ने समझाया। ठीक है, किसने समझाया था दोस्तों? वाटसन एंड क्रिक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता को गुणसूत्रीय आधार किसके द्वारा दिया गया? आनुवंशिकता का या जेनेटिक का जो क्रोमोसोम बेसिड जो आपको दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जेनेटिकल क्रोमोसोम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? टीएच मॉर्गन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? टीएच मॉर्गन के द्वारा यहाँ पर दिया गया। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? टीएच मॉर्गन। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन ने, ध्यान रखना मैं आपको बताता हूँ, मक्खी थी, उस मक्खी का नाम जैसे क्या है? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनो गैस, मेलेनो गैस, मेलेनो गैस। इसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है कि टीएच मॉर्गन ने गुणसूत्रों के बारे में हमें क्या किया था? समझाया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्टॉप कोडोन है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टॉप कोडोन है। कोडोन जो होते हैं वो आपको पता है इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर कोडोन जो होते हैं वो mRNA के ऊपर पाए जाते हैं। इसके ऊपर पाए जाते हैं mRNA के। ये लीजिए, ये mRNA, और mRNA के ऊपर जो पाए जाते हैं वो कौन पाए जाते हैं? कोडोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोडोन। कोडोन हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कैसे होते हैं? ट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिक होते हैं। और इनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए कुछ विशेष प्रकार की सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? सूचनाएं, जिसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। जो टीआरएनए है दोस्तों, जो टीआरएनए है उस टीआरएनए का एंटीकोडोन भाग जो होता है वो भाग यहाँ पर आकर जुड़ता है। ये दोस्तों आपका हो गया है एमआरएनए, ये दोस्तों आपका हो गया है टीआरएनए, और ये जो जिस सतह पर एमआरएनए जुड़ता है उसको बोलते हैं राइबोसोमल। ये आपका हो गया है आरएनए। क्या हो गया है? आरएनए। अब ध्यान रखना, जब ये अभिक्रिया चलती है, ध्यान रखना, तो उस दौरान ट्रांसलेशन की जब ये अभिक्रिया चलेगी उस दौरान यहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। इस दौरान इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। टीआरएनए इसके अंदर आएंगे और एक एमिनो अम्लों की लंबी क्या बनाते जाएंगे? लंबी एक श्रृंखला बनाते जाएंगे। ये प्रोटीन की बनी एक लंबी जो श्रृंखला है, ये एमिनो अम्लों की एक लंबी जो श्रृंखला है, ये एमिनो अम्लों से बनी लंबी जो श्रृंखला है, ये ही बाद में किसका निर्माण करती है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण करती है। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया क्या है कि ये अभिक्रिया जब शुरू तो होती है तो एयूजी को जो होता है उसको तो हम कहते हैं कौन सा कोडोन? स्टार्टर कोडोन या प्रारंभिक कोडोन। कौन सा कोडोन कहते हैं? प्रारंभिक। लेकिन जब 3 प्रकार के कोडोन हैं जो इसमें अभिक्रिया में जब आ जाएंगे तो वहां पर अभिक्रिया की क्या हो जाएगी? शुरुआत जो थी वो बंद हो जाएगी। यानी कहने का मतलब प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है? यहाँ पर बंद हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 3 प्रकार के कोडोन है। एक तो है जैसे UAA, एक है आपका UAG और एक आपका है UGA। इन तीनों को कौन से कोडोन बताए गए हैं? स्टॉप कोडोन बताए गए हैं। और ये तीनों की तीनों ही ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन की अभिक्रिया को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो आपसे पूछेंगे नहीं है, तो यहाँ पर देखो UAA भी है, UAG भी है और UGA भी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला नहीं है वो कौन सा रहने वाला है दोस्तों? UGU रहने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका बन जाती है। अब हाइपरटोनिक का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है? हाइपरटोनिक का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो विलयन, देखो पहले तो आप दोस्तों समझो, विलयन, विलायक, और देखो विलय प्लस विलायक मिलकर ही क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? जैसे यहाँ पर विलय के रूप में ले रहा हूं किसको? पानी। सॉरी, यहाँ पर विलय के रूप में किसको ले रहा हूं? जैसे विलय
प्लस विलायक, और ये इसका बन गया है विलेय। तो विलेय के रूप में यहाँ पर जो लिया जाता है वो लिए जाते हैं कुछ सॉल्यूट को लिए जाते हैं, जैसे चीनी और चीनी या नमक लिया जाता है, और विलायक के रूप में किसको लिया जाता है, यहाँ पर पानी को लिया जाता है। चीनी और पानी का जो घोल होता है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको शर्करा कहते हैं। तो यहाँ पर शर्करा जो है वो एक तरीके से क्या है, विलयन है। विलेय जो होता है वो दो मिश्रणों का या दो से अधिक मिश्रणों का क्या होता है, ग्रुपिंग होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। विलयन, विलेय और विलायक का क्या होता है, एक मिश्रण। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि हाइपरटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन कौन सा होगा, यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ ये कोशिका है, और इस कोशिका को मैंने ऐसे माध्यम में रखा जिसके बाहर की तरफ बहुत सांद्र पदार्थ, यानी कहने का मतलब इस पदार्थ के अंदर जल के अंदर क्या है, तो ये पदार्थ ज्यादातर कैसे होंगे, सांद्र, बहुत ज्यादा सांद्र है। और ये अंदर जो है, ये जो सेल है, ये कोशिका जो आपको दिखेंगे, इस कोशिका के अंदर क्या है, जल भी है और कुछ विलेय भी है, ठीक है, जल भी है और कुछ विलेय के अणु भी है। तो यहाँ पर जल के अणु की संख्या थोड़ी क्या है, ज्यादा है उसके अंदर, इसके अंदर कोशिका के अंदर। और जल के जो अणु होते हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, आपको पता है दोस्तों कि वो अधिक सांद्रता से कहाँ आते हैं, कम सांद्रता है। और ये बाहर की तरफ जो आपको ये पदार्थ दिख रहा है दोस्तों, ये एक प्रकार का सांद्र पदार्थ है, अपनी भाषा में जाड़ा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्तों, जड़। तो ये जाड़ा है तो मतलब ये बाहर से कैसा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, ये अति परावशायी, ये कैसा विलयन है, अति परावशायी विलयन, बहुत ज्यादा कैसा है, सांद्र। तो जल के जो अणु है वो इस कोशिका से कहाँ निकलेंगे, जल के जो अणु है वो इसमें ज्यादा है, तो जल के अणु जो है अधिक सांद्रता से कहाँ जाएंगे, कम सांद्रता के, क्योंकि सांद्रता में ध्यान रखना है, यहाँ विलेय के सॉल्यूट के अणु थोड़े ज्यादा है, जल के अणु क्या है, कम है। तो यहाँ से जो जल के अणु है वो अंदर से कहाँ आएंगे, बाहर की ओर आएंगे, आएंगे अंदर से बाहर की ओर आएंगे। अब देखो जब जल के अणु बाहर की तरफ आएंगे तो कोशिका की स्थिति यहाँ पर कैसे हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर कोशिका की जो स्थिति है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से, जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका यहाँ पर कैसे हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ गई, क्योंकि यहाँ से बाहर कौन आ गया, जल आ गया, और जल के अणु बाहर आने पर ये कोशिका कैसे हो गई, सिकुड़ चुकी है। अपनी भाषा में इसके अंदर जल की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। इसका जो जीर्णद्रव्य है, इसका जो जीर्णद्रव्य है वो कहाँ से अलग हो चुका है, इसकी भित्ति से या झिल्ली से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मोलाइज्ड। तो इसका आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है, प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कहने का मतलब एक तरीके से कोशिका को क्या होना, सिकुड़ना, यानी इसके जीवद्रव्य से बाहर को निकल गया है, जल बाहर निकल गया है, जल के बाहर निकलने से कोशिका कैसी हुई है, सिकुड़ गई है, जिसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल संरचना का एक आवश्यक खनिज है। देखो क्लोरोफिल संरचना के अंदर जो मुख्य घटक होता है, जो सेंटर में होता है, वो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है दोस्तों, मैग्नीशियम रहने वाला है, Mg रहने वाला है। कौन रहने वाला है, मैग्नीशियम रहने वाला है, Mg। क्योंकि मैग्नीशियम जो अणु है, उस मैग्नीशियम के चारों ओर ही कौन होते हैं, नाइट्रोजन के क्या होते हैं, अणु होते हैं। इसके बाहर की तरफ कौन से समूह होते हैं, CH3 समूह होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें सेंटर में, क्लोरोफिल में जो सेंटर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्लोरोफिल संरचना का एक आवश्यक खनिज कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दबाव प्रवाह परिकल्पना दी थी। तो यहाँ पर देखो निम्न में से दबाव प्रवाह है जो परिकल्पना दी थी वो दिया था वैज्ञानिक था अर्नेस्ट मुंच। ऑप्शन नंबर जो एक आपका रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, अर्नेस्ट मुंच यहाँ पर रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है दोस्तों, अर्नेस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है जहां एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो भाग आपको बताना है कि कोशिका का वो भाग कौन सा है जहां पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलती है।
तो आपको पता है श्वसन में कौन कौन सी विक्रिया आपकी चलती है। श्वसन में 4 तरीके की विक्रिया चलती है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा यहाँ पर चलती है एसिटाइल कोएंजाइम, तीसरी आपकी चलती है पेप्टोपेपर, और चौथी आपकी चलती है। अब ध्यान, ये तीनों विक्रिया चलेगी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। कहां चलने वाली है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये चलेगी जैसे आंतरिक झिल्ली पर, ये क्रेब्स चक्कर चलने वाली है किसमें? मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की किस बात में चलने वाली है? मैट्रिक्स में चलने वाली है। ये भी किसमें चलने वाली है? मैट्रिक्स में ही चलने वाली विक्रिया है। लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपसे पूछा गया था। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के ध्यान रखना किसमें चलने वाली है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर चलने वाली, साइटोप्लाज्म के अंदर चलने वाली, यानी कहने का मतलब एक कोशिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो विक्रिया है जैसे C6H12, यहाँ पर ग्लूकोज का एक जो अणु है वो 2 पाइरुवेट के 2 अणु बनाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको ये देख लीजिए दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चल रही है, कहाँ पर चल रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12-13 में। निम्न से कौन सा एक C3 पौधा है? तो यहाँ पर C3 आपको पौधे याद रखने हैं। जैसे C3 पौधा है तो चावल है, जो है सोयाबीन है। तो ये जो पौधे हैं चावल जो और सोयाबीन, वो कौन से प्लांट होते हैं? C3 प्लांट होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बन का पहला जो स्तर बनता है C3 चक्कर में, यानी C3 प्लांटों के अंदर वो बनता है 3-PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3-PGA जो पहला स्थायी जो उत्पाद बन रहा है C3 पौधे के अंदर बनता है, इसलिए इसको C3 पौधे कहते हैं। C3 पौधे कहने का C3 पौधे के अंदर जो जो एग्जाम्पल है वो एक तो है चावल, और आपके कौन हो सकते हैं? जो हो सकता है सोयाबीन हो सकता है। ये सब के सब किसमें आते हैं दोस्तों? C3 पौधे को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है? यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑक्सिन जो हार्मोन है तो ये है IAA, ये है यहाँ पर दिया गया है IAA, ये है IDA, ये है GAD, और यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो कौन सा रहने वाला है कि यहाँ पर आपसे पूछा ऑक्सिन हार्मोन नहीं है, बाकी सब ऑक्सिन हार्मोन है। IAA, IBA और 240 ये सभी के सभी ऑक्सिन हार्मोन है, लेकिन GAD एक प्रकार का साइटोकाइनिन हार्मोन। कैसा हार्मोन है? साइटोकाइनिन क्या है? हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, ये साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा करता क्या है ये भी आपको पता है कि इस कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा रहने वाला है? तो वो साइटोकाइनिन रहने वाला है, और GAD इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? तो यहाँ पर फलों को पकाने में मदद, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे दोस्तों। तो आंसर इसका नाम क्या है? इथाइलिन कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मिलेगा इसको लिखा गया है, और ये एक तरीके से कैसा हार्मोन है? ये सी हार्मोन है, और ध्यान रखें। और इथाइलिन ये ज्यादातर और क्या करता है? ये फलों को पकाने वाला हार्मोन भी, फलों को पकाने वाला हार्मोन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया है फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा हो गया है? तो यहाँ पर इथाइलिन आंसर 2 रेत पर यहाँ पर जाएगा। दूसरा नंबर आ रहा है 16, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये पूछा गया है। कौन कौन सी है पहले नोट लिख लीजिए। N2 एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, CH4 एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर SO2 जो यहाँ पर है वो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस नहीं बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यहाँ पर मीथेन जो है, ये तीनों तो आपके ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन SO2 को क्या नहीं माना गया है?
ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाती, ये वातावरण को क्या पहुंचाती है, सब ज्यादा हानि पहुंचाती है। आगे ऐसा रूप से चलो। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी एक वही स्थान संरक्षण प्रक्रिया है, नहीं है। तो वही स्थान अंतर स्थान संरक्षण होता क्या है, ये देखो इन सिटू एक्सट्रा क्या होता है। इन सिटू के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो जीव जंतु होते हैं उनको उसी एरिया के अंदर क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, उनको उसी एरिया में उसको सुरक्षा दी जाती है। जो जाति विलुप्त होने के कगार पे है या जिन जातियों को खतरा है खत्म होने का, तो उन जातियों को उसी एरिया में क्या कर दिया जाता है, उनको संरक्षित कर दिया जाता है, उनको इन सिटू कहते हैं। और यहाँ पर एक्स सिटू आपसे पूछा है, एक्स सिटू का मतलब है वही स्थान संरक्षण, और वही स्थान संरक्षण का मतलब है ऐसी जाति जिनको हम बाहर से लाकर और एक नए क्षेत्र में उनको क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। ठीक है, वैसा वातावरण उनको दिया जाता है, उनको वैसा पोषण उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं एक्स सिटू संरक्षण। तो देखो यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन इसका आंसर नहीं आएगा, बीज बैंक भी इसका आंसर नहीं रहेगा, होम गार्डन भी इसका आंसर नहीं रहेगा। तो इसका आंसर करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो बायो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर दो जीव जंतुओं को हम बाहर से लाकर क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। जिन जातियों का खतरा होता है उन जातियों को हम लाते हैं और उनको उस एरिया में संरक्षित। आगे देखते हैं, तो बॉटनिकल गार्डन भी एक बाह्य स्थान संरक्षण है, बीज बैंक भी एक बाह्य संरक्षण है, होम गार्डन भी एक तरीके से बाह्य संरक्षण है। तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बाह्य स्थान संरक्षण नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन जैव विविधता के नुकसान से संबंधित नहीं हो सकता, देखिए दोस्तों। तो पहला आंसर जैसे बताया गया है स्वस्थान संरक्षण, दूसरा है चिपको आंदोलन, वनों की कटाई और वनीकरण। तो संबंधित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि जीव में पाई जाने वाली जो विविधता होती है प्रत्येक क्षेत्र में, आप जितने एरिया पे जाओगे, जितने डेंसिटी एरिया में आप लोग जैसे जैसे आगे की तरफ जाओगे, आप लोगों को जीव की जातियों में क्या देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं कि इस तरह से जैसे एरिया में जितने जीव जंतु रहते हैं उनकी जैव विविधता अलग है। आप जैसे जैसे उनके क्षेत्रों को बढ़ाएंगे जीव विविधता में क्या होती जाएगी, बढ़ती होती जाएगी। तो जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ाते हैं जीव जातियों में, उतनी ही क्या होती है, जैव विविधता देखने को मिलती है, जीव की जातियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पूछा गया है जैव विविधता के नुकसान से संबंधित नहीं है। तो देखो संस्थान संरक्षण नुकसान से संबंधित है, वनों की कटाई भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है, वनीकरण भी क्या करती है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यहाँ पर चिपको आंदोलन, यहाँ पर वृक्षों को बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग प्लांटों की जातियों को बचा रहे हैं, वहां पर यहाँ पर ये जैव विविधता से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, चिपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से होती है। तो बीटी कपास की जो खेती की जाती है वो ध्यान रखना है दोस्तों, कीटों को क्षति के खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए की जाती है। यानी हमें ऐसी फसल तैयार करनी है कि जिसके अंदर ऐसा जीन हो कि अगर कीट उसको खाए तो वो कीट उसको जैसे ही खाता है उसकी बॉडी के अंदर ध्यान रखना कोई ना कोई ऐसा जीन उसके शरीर के अंदर चला जाए जो हमने बीटी यानी कहने का मतलब कपास के अंदर हमने प्रवेश करवाया हो। जैसे इधर देखो, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों। देखो जैसे अमेरिका में जैसे ये कपास की कोई फसल है, ये डोडा या बोल है, ये डोडा है, इसे हम बोल के नाम से जानते हैं। इसमें होते हैं रवे या रुई, इसमें होते हैं रवे या रुई। इसको एक कीट है, इसका नाम है कॉटन बॉल। ठीक है, ये कॉटन वालों के क्या कर रहा था कि इससे रुई को खा खा के और इस पूरी रुई की फसल को कहने का मतलब कपास की फसल को क्या कर रहा था, नष्ट कर रहा था। कपास की फसल को क्या कर रहा था, नष्ट कर रहा था। उसके बाद में वैज्ञानिकों को एक जड़ों में हुई हुई सूत्री पाकों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया मिला, इसका नाम क्या है, बैसिलस थ्रेसिस। बैसिलस थ्रेसिस। इसका बाहर क्राई प्रोटीन निकालकर या क्राइजीन निकालकर, क्राइजीन बनाने वाला डीएनए निकालकर और किस में ट्रांसफर कर दिया गया, कपास की फसल में क्या कर दिया, ट्रांसफर।
प्राइसिंग जो है ये विशेष प्रकार की उनके अंदर द्रव्य के अंदर जाकर और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाता है, इसे बोल रहे हैं प्राइम प्रोटीन, क्या बोल रहे हैं प्राइम प्रोटीन। अब जैसे ही कॉटन बाल का या गुलाबी सड़न जो कीट है वो जैसे इसको खाता, इसको द्रव्य को, तो उसके अंदर एक प्राइम प्रोटीन जो है इसके अंदर पहुंच जाता है, इस कीड़े के अंदर, कीट के अंदर। और कीट के अंदर जाकर कीट की जो आहरण नाम होती है वो अंदर से कैसे होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। कैसे होती है, क्षारीय। तो ये क्राई प्रोटीन किससे क्रिया कर लेता है, क्षार से। ये क्राई प्रोटीन किससे क्रिया कर रहा है, क्षार से, जिससे कीट के अंदर, आंतों के अंदर क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। इससे अधिक रक्त स्त्राव से, अधिक रक्त स्त्राव से कीट की क्या हो रही थी, मृत्यु हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फसल को, यानी कहने का मतलब देखो किससे लिया गया है, सब बीटी सब किससे लिया गया है, बैसिलस थ्रियोंथिसिस। तो बैसिलस थ्रियोंथिसिस जो है वो क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। इस जीवाणु से हम लोगों ने क्राई प्रोटीन निकाला और किसके अंदर ट्रांसफर करवा दिया, कपास के अंदर। कपास के अंदर इसको ट्रांसफर कराया गया, कपास की फसल को बचाया गया, तब से इसको क्या बोला गया, बेटी कपास कहा गया। इस तरीके से हम लोगों ने कपास की फसल को कीड़ों से बचाया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक रेशा उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा एक रेशा उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पर कोकोकस नुसिफेरा है, लाइनस यूटी टेरिसिनम है, ओटालेरिया जिंसिया है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये तरीके का रेशा उत्पादन नहीं है, बाकी सब के सब रेशा उत्पादन वाले प्लांट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है। यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा गया कि कौन सा एक प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो देखो आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, जैसे आपने संरचना पढ़ी होगी पीवीआर 322 की, ये जैसे संरचना है, ये पीवीआर 322 और इसके ऊपर ये वाला जो एरिया था, ये वाला और एक ये वाला, ये प्रतिरोध जीन इसके होते हैं। इसका नाम जैसे एम्पिसिलिन आर है और इसका नाम टेट्रासाइक्लिन आर स्तर है। ये दोनों तीन स्तर है और इनके बाहर हवों पर कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं इन थर्ड, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं पीवीयू फर्स्ट और साल फर्स्ट, बेमैच फर्स्ट, बहुत सारे एंजाइम है। और यहाँ पर जैसे है पीवीयू सेकेंड और, तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कौन कौन है, बेम फर्स्ट में है, बेम एच फर्स्ट, देखो बेम भी है, ये भी सब के सब, ये सारे के सारे जो दोस्तों हैं ये सारे के सारे कौन है, ये एक तरीके से प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन क्या है एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम किसको काटता है, डीएनए को काटता है। तो यहाँ पर देखो कौन सा एंजाइम प्रतिबंधन, ये बेम है, बीएससी, ये कहीं देखा आपने, नहीं है। हिंद है क्या, एन थर्ड भी है, एक और फर्स्ट भी है, देखो ये एक और फर्स्ट है, ये हिंद भी आ गया और ये बेम भी आ गया। तो तीनों एंजाइम है, लेकिन यहाँ पर ये कौन है, बीएससी, ये एक प्रकार का क्या नहीं है, प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। साइटस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है। तो साइटस कैंकर रोग आप जानते हैं, आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, जो ग्राम नेगेटिव जंतुमोनास जो जीवाणु है उनके द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा रोग होता है, साइटस कैंकर रोग होता है। इसका पूरा नाम क्या है, जंतुमोनास एक्जेलोपैथिस, जंतुमोनास एक्जेलोपैथिस पेथोआ सेप्टाई, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जीवाणु है, ठीक है। ये रोग का, ये रोग जनक है, ये रोग कारक है और ये किस टाइप का होता है, ग्राम नेगेटिव टाइप का होता है। और यही ध्यान रखना है, नींबू में सबसे ज्यादा क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं में लूज स्पट या अस्टिलागो, तो अस्टिलागो से हम लोग ओके दोस्तों, जैसे अस्टिलागो, तो अस्टिलागो जो होता है वो किसमें आता है दोस्तों, यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा नाइट्रोजन क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर देखो बता देता हूँ, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। लेकिन अपन आरएनए की बात करें, आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं दोस्तों? यहाँ पर एडेनिन होते हैं, गुआनिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं और यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है। दोस्तों देखिए, थाइमिन की जगह आरएनए में क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है। क्या मिलता है? यूरेसिल। तो कौन सा नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में नहीं पाया जाता तो कौन सा है? देखो आप दोस्तों खुद देख लीजिए ना, कौन सा है? थाइमिन। कौन सा नहीं मिलेगा? आरएनए में कुछ आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में एडेनिन है, देखो एडेनिन है, गुआनिन है और साइटोसिन है, लेकिन थाइमिन नहीं है। इसकी जगह क्या है? यूरेसिल। इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा दोस्तों? थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक पोरीफेरा का उदाहरण है? तो ये आपसे संघों में से क्वेश्चन पूछा गया है। पोरीफेरा, सिलेंडेटा, नाइडेरिया, एस्केलमंथीज, प्लेटाहेलमंथीज, ठीक है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, ठीक है, कोरडेटा। इस समूह के अंदर जैसे पोरीफेरा संघ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोरीफेरा संघ से, पोरीफेरा संघ में आपको पता है कौन आते हैं? स्पंज वाले जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं? छिद्रयुक्त वाले जीव आते हैं। तो इसमें पूछा गया है पोरीफेरा का उदाहरण है, तो पैरामीशियम, यूटेरिया और प्लाज्मोडियम जो है, यहाँ पर ये सारे के सारे, ये वाला और ये वाला, ये तीनों की तीनों जो है ये आते हैं इसमें प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा में कैसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय, कैसे जीव आते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय जीव आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है पोरीफेरा का उदाहरण बताना है, तो पोरीफेरा में बस आपका कौन सा बच गया यहाँ पर? साइक्लोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, क्या रहने वाला है? साइक्लोन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? साइक्लोन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, टेपरम जाति के अंतर्गत आता है। टेपरम जो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में पिता कर्मी कहते हैं, पिता कर्मी कहा गया है। तो पिता कर्मी जो होते हैं, टेपरम जो होते हैं, उन्हें हम चपटे कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चपटे कर्मी भी कहते हैं। ये चपटे कर्मी जो है वो किसमें आते हैं? एसेलमंथीज में आते हैं, एस्केलमंथीज कहते हैं, और नेमाएलमंथीज में आते हैं या प्लेटाएलमंथीज में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चपटे कर्मी है वो कौन से संघ में आते हैं? आपके प्लेटाएलमंथीज संघ में। आगे बढ़ते हैं। 27, जानवरों के साम्राज्य में सभी मनुष्यों को रखा गया है, तो इसमें यूथेरिया में रखा गया है। यूथेरिया के मैमल्स का, स्तनधारियों का एक क्या है? समूह है। यहाँ पर उनके घुटनों को, दांतों को और उनकी अनेक विशेषताओं को देखकर और मनुष्यों को किसमें रखा गया है? यूथेरिया में रखा गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? यूथेरिया। तो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कि कौन सा नेमेटोड के कारण नहीं होता? नेमेटोड मतलब सूत्रकृमि के द्वारा नहीं होता। तो आप लोगों ने सूत्रकृमि से होने वाले कुछ रोगों को देखा होगा कक्षा 12 में। तो आपने पढ़ा था ना कभी कि गेहूं में जड़ सड़न रोग होता है, ऐसा पढ़ा कभी? या फिर आपने पढ़ा है कि गेहूं की बाली रोग, जड़ गांठ रोग, गेहूं का टुंड रोग? तो ये गेहूं का बाली रोग भी आपने देखा, जड़ गांठ भी देखा आपने, सूत्रकृमि जड़ गांठ रोग भी देखा है, टुंड रोग भी देखा है, सेम रोग भी देखा है, लेकिन आपको गेहूं की जड़ सड़न रोग कभी नहीं देखा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, वो कौन सा रहने वाला? कौन सा रहने वाला है? गेहूं की जड़ सड़न। बाकी सब के सब नेमेटोड से होने वाले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, किसी भी कीट के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? तो कीट का एक जीवन चक्र को देखिए तो कीट में सबसे पहले क्या बनता है? अंडा। अंडे के बाद में क्या बनता है? लार्वा। लार्वा के बाद में क्या बनता है? प्यूपा। और प्यूपा के बाद में क्या बनता है? वैसे आगे चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो दोस्तों रहने वाला है, तो कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। ये तो एक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें भी आपको पता है दोस्तों दो चीजें होती है, अपूर्ण और पूर्ण व्यंजन की एक अवस्था होती है, रूपांतरण अवस्था होती है, जिनमें अंडा बने और डायरेक्ट फिर क्यों बने? शिशु से डायरेक्ट अगर वयस्क बन रहा है तो वो ऐसा रूपांतरण क्या कहलाता है? अपूर्ण कहलाता है। और लेकिन जिसमें अंडा भी बने, लार्वा भी बने, पुपा भी बने, फिर वो वयस्क बने, तो ऐसे रूपांतरण को अपन कहते हैं पूर्ण रूपांतरण। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा संघ ऑर्थोपोडा का सदस्य नहीं है? यहाँ पर कीटो के बारे में बताया गया। कीटो का सदस्य नहीं है। ऐसे ऑर्थोपोडा आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? संघ। और इसमें संदीप तो पांव वाले कौन आते हैं? जीव आते हैं, जिनकी बॉडी काइटिन की बनी होती है। और इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्थोपोडा का सदस्य नहीं है? तो सिल्वर फिश है, स्टार फिश है, कॉड बोरर है, कपरा बीटल है। देखो यहाँ पर कपरा बीटल भी है, देखो कपरा बीटल भी ऑर्थोपोडा में आता है, कॉड बोरर भी किसमें आता है? आपका ऑर्थोपोडा में आता है। सिल्वर फिश भी किसमें आती है? ऑर्थोपोडा में आती है। जो इसका आंसर जो आएगा जो नहीं आता, तो वो आंसर कौन सा रहने वाला है यहाँ पर दोस्तों? स्टार फिश। कौन सा रहने वाला है? स्टार फिश रहने वाला। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा टेट्रीवोरस, जियोफेगस टेट्रीवोरस, ऐसे आपने कुछ सूत्रकृमियों के नाम सुने होंगे। जियो देखो टेट्रीवोरस है, जियोफेगस है, तो ये कुछ लाभदायक सूत्रकृमि है। जो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टेट्रीवोरस का उदाहरण है? तो टेट्रीवोरस एक प्रकार का क्या था? ये केचुए थे, एक प्रकार के क्या थे? केचुए, जो कि लाभदायक केचुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेट्रीवोरस और जियोफेगस ये केचुए क्या है? कुछ जातियां हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों जो रहने वाला है वो रहने वाला है केंचुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, समुद्री मछली और समुद्री खरपतवार मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी किए जाते हैं? तो यहाँ पर समुद्री मछली और समुद्री खरपतवार का जो यूज किया जा रहा है उसका उपयोग सबसे ज्यादा आयोडीन के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है दोस्तों, आंसर क्या रहेगा इसका? आयोडीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, जलीय जंतुओं का श्वसन अंग बताना आपको। कि आप सभी जानते हैं कि जलीय जंतुओं का जो श्वसन अंग है वो गलफड़े होते हैं। गलफड़े के द्वारा हम क्या करते हैं? पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और अपने के अंदर छोड़। इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है कौन सा रहने वाला है दोस्तों? गलफड़े। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 35 में, टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप आपको बताना है। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर ध्यान रखना कि जिसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र की जब कमी होती है, लिंग गुणसूत्र में ध्यान रखना, ये एलिंग गुणसूत्र है आपके इधर, और ये इधर जो ये है ये लिंग गुणसूत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंग गुणसूत्र में किसकी कमी हो रही है दोस्तों? एक एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है? 44 प्लस। टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? केवल 45 होनी कितनी चाहिए मनुष्य के अंदर? मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46 होती है, लेकिन इस रोग के कारण कितनी हो जाती है? इसमें 45 भी रह जाता है। एक लिंग सूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये दोस्तों क्लाइपेटर सिंड्रोम से है, आप लोग जानते हैं। और ये ध्यान रखना यहाँ सामान्य, ये यहाँ पर सामान्य क्या है? क्रोमोसोम। ये सामान्य किसको प्रदर्शित कर रहा है? स्त्री को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों क्या रहने वाला है? कौन सा रहने वाला है? 44 प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 36, रूट चैम्बर शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? मछली पालन पक्ष के लिए, झींगा खेती के लिए, रेशम कीट के पालन के लिए, या मधुमक्खी पालन पक्ष के लिए यहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग जो आमतौर पर किया जाता है, तो रूट चैम्बर जो होते हैं वो मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है दोस्तों मधुमक्खी पालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, अनुप्रस्थ द्विविभाजन पाया जाता है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो प्रकार के विभाजन होते हैं। दो प्रकार के विभाजन। तो जब भी किसी सेल के अंदर अगर सेल ऐसे दो भागों में डिवाइड होती है तो उसे अपन कहते हैं अनुदैर्घ्य। अगर सेल का डिवीजन अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ध्यान रखना है वो किसमें होती है ऐसी? तो वो कंडीशन केवल यहाँ पर पैरामीशियम में होती है। इसमें होती है दोस्तों पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी संरचना मानव में जनन तंत्र में अनुपस्थित होती है? तो यहाँ पर मादा जनन तंत्र में पूछा गया, क्योंकि एपिडिडिमस ये एक वर्षण की संरचना है। किसकी संरचना है दोस्तों? वर्षण की। एपिडिडिमस जो होता है ये किसमें मिलता है? वर्षण में। वर्षण की संरचना, और वर्षण के ऊपर एक टॉपिंग से संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एपिडिडिमस। जब शुक्राणु संग्रह होता है। देखो ये इंफेंटिकुलर यूट्रस और क्लेटोरिस जो है, क्लेटोरिस जो है ये एक फीमेल के पार्ट्स होते हैं। ये फीमेल के पार्ट्स है कुछ, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर अंडाशय होता है, ये यहाँ पर इंफेंटिकुलर है, ये वाला यूट्रस है,
और नीचे की तरफ जो विजाइना वाला भाग है इसमें एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं क्लिटोरिस। ये ध्यान रखना है उसका लिंग का एक समझात क्या होता है, अंग होता है। समझात क्या है, अंग है फीमेल के अंदर, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस मानव रक्त की वृद्धावस्था में केंद्रक नहीं होता? तो वयस्क और केंद्रक नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। केंद्रक ध्यान रखना है कौन सी अवस्था में नहीं होता है यहाँ पर दोस्तों, कि जब आरबीसी जो होती है उस आरबीसी में ध्यान रखना है दोस्तों, स्पष्ट रूप से क्या नहीं मिलेगा आपको, केंद्रक नहीं मिलेगा। आरबीसी में क्या नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना है केंद्रक नहीं होता। हाँ, भ्रूणीय अवस्था में आपको क्या देखने को मिल सकता है, केंद्रक देखने को मिल सकता है। डब्ल्यूबीसी में स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलेगा, मैक्रोफेज में भी, न्यूरॉन्स में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो दोस्तों रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आरबीसी। और लास्ट में फाइनल आज का क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मिड सामान्यतः पाया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्लाज्मिड सामान्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है प्लाज्मिड सामान्यतः किन में पाए जाते हैं, जीवाणु में पाए जाते हैं। इनमें पाए जाते हैं जीवाणु। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में वर्ताकार डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये कोशिका के अतिरिक्त पाए जाने वाला एक एक्स्ट्रा क्या है, ये डीएनए। क्या है ये एक्स्ट्रा डीएनए? ये लीजिए आपके जेट 2023 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट एमसीक्यू जो रहेगा वो रहेगा किसका, 2022 का। ठीक है दोस्तों।